गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टॉप 10 कौन से बन रहे हैं उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में भारत की प्रथम और विश्व की अब तक की सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूडनल एजेंसी एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, रिपोर्ट 2020 किसने लॉन्च की है। तो बात करेंगे किसने लॉन्च की है। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एजिंग स्टडी है तो आप तुक्का भी मार सकते हो कि इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की होगी, क्योंकि यही हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इनके पास डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास में है। तो इन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी। ये वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी और इंडिया की ऐसी फर्स्ट रिपोर्ट होगी। ऐसी फर्स्ट रिपोर्ट है जिन्होंने जारी कर दी है, वर्चुअली लॉन्च कर दी है। इस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों, ये एक कदम है आयुष्मान भारत योजना की तरफ बढ़ता हुआ। और इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर क्या है कि इसमें फर्स्ट बार इंडिया के अंदर एजिंग स्टडी की गई है। एजिंग स्टडी यानी जो उम्र दराज जो लोग हैं उन पर स्टडी की गई है, यानी ऐसी पॉपुलेशन की स्टडी की गई है जो इंडिया के अंदर, क्योंकि पहले यंग कंट्री होता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बूढ़ों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 45 ईयर्स प्लस ये एज स्टडी की गई है। 45 ईयर्स का लेकर के 45 साल से ऊपर की कोई सीमा नहीं रखी गई है। मिनिमम 45 साल का व्यक्ति इसके अंदर शामिल किया गया है। 45 साल से ऊपर के लोगों की स्टडी की गई है। और इस स्टडी क्यों की गई है, क्योंकि अभी तक इनके जो प्रॉपर डेटा इनका नहीं मिल पाता था, जिससे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो इन तक प्रॉपरली इनको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। स्पेशली जो हेल्थ केयर की जो स्कीम्स है, तो मेनली ये 4 मेजर डोमेन्स को जो कवर कर रहा है, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, इकोनॉमिक और सोशल। इन 4 जो क्षेत्रों को ये कवर कर रही है रिपोर्ट लासी वाली, LASI, जिसका फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया है। तो ये वर्ल्ड की अब तक की सबसे लार्जेस्ट रिपोर्ट है। तो इसका उद्देश्य है कि इन सारे डोमेन्स का जो डेटा एकत्रित करना, ताकि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स अपनी बना सके, पॉलिसीज़ अपनी बना सके इस एज ग्रुप के लिए, 45 प्लस एज ग्रुप के लिए, वो जो है इनको ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ताकि जो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है वो इनके साथ बिल्कुल मैच कर जाए। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बाहर निकल के आई हैं। पहले इसके अंदर क्या किया गया है कि सैम्पल प्रोजेक्ट की तरह इसको लिया गया है। सैम्पल इसका लिया गया है 4 स्टेट से। 4 स्टेट वो कौन कौन सी हैं लासी, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिपोर्ट है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 4 स्टेट इंडिया की लगी हैं। आपको पता है कि इंडिया की, मान लो अगर अपने इस तरीके से देखें इंडिया को, तो 2 स्टेट्स तो ली गई हैं नॉर्थ से, नॉर्थ साइड से, और 2 स्टेट ली हैं साउथ साइड से। तो नॉर्थ साइड की जो 2 स्टेट ली गई हैं वो दोस्तों ली गई हैं, एक राजस्थान और दूसरी पंजाब। और अगर मैं साउथ स्टेट की बात करूं तो एक लिया गया केरला और दूसरा है कर्नाटका। तो इजी है याद रखना, नॉर्थ से राजस्थान और पंजाब के जो डेटा लिया गया है, यानी वहाँ पे सर्वे किया गया लोगों को। और साउथ की अगर मैं बात करूं, केरला और कर्नाटका। इस तरीके से पूरे देश का एक सैंपल लिया गया है और कवर करने की कोशिश की गई है पूरे देश को। अब हुआ क्या है, इसमें कुछ एक फाइंडिंग्स आई हैं। जैसे अब आंध्र प्रदेश इसके अंदर सबसे ज़्यादा, अगर बात करें 60 साल से ऊपर के लोगों की, तो सबसे ज़्यादा लो विज़न जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा है, यानी लोग अंधे बहुत ज़्यादा है 60 साल की उम्र के ऊपर। छत्तीसगढ़ में अंडरवेट बहुत हैं, 45 साल से ऊपर के जो भी बंदे हैं। चंडीगढ़ में ओवरवेट बहुत हैं, 45 साल से ऊपर के। तो ये सारे सैंपल्स जो एकत्रित किए गए हैं इन स्टेट्स में, और इसका एक निष्कर्ष निकाला गया कि इस एज ग्रुप में पर्टिकुलर ये चीज़ें जो होती हैं लोगों को सामना करना पड़ता है। उस तरह से ही इंश्योरेंस पॉलिसियाँ आएंगी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की, और आने वाले टाइम में जो स्कीम्स हैं इसी तरीके से इस डेटा के आधार पर ही क्या किया जाएगा, इसका विश्लेषण करके स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसका दोस्तों उद्देश्य है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिपोर्ट जो है LASI है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में लॉन्च की है। तो इसमें इतनी सी बात, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
जिसके क्या है, हमारा मंत्रालय किसके पास है, हर्षवर्धन जी के पास। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से ये चुन कर के आते हैं, चांदनी चौक नई दिल्ली से है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूँ, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अश्विनी कुमार चौबे। तो कोविड का दौर चल रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय पर क्वेश्चन आना लाजमी है, किसी न किसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चनों का विश्लेषण करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ नहीं है आपके लिए जानना जरूरी है। इनमें से क्वेश्चन हम इसलिए विश्लेषित करते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, सीधा भी उल्टा भी, कैसे भी। मान लो आपका पूरा विश्लेषण आपको याद होगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में भारतीय एयरफोर्स के जवानों को उच्च शिक्षा के लिए किस संस्थान के साथ MOU साइन किया गया। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी करते रहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले भारतीय एयरफोर्स का चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एक जनरल नॉलेज की बता दूं कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तो ये हमारे भारतीय एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं। वर्तमान नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है हमारे इंडियन एयरफोर्स का। अभी हुआ क्या है कि हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने एक MOU साइन किया है जवानों की उच्च शिक्षा के लिए, यानी जवान हमारे वहाँ पर के एयरफोर्स के जो जवान हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा किस क्षेत्र के अंदर, ये हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर उनको डॉक्टरल रिसर्च, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किस स्टडी में, डिफेंस स्टडी के अंदर, डिफेंस मैनेजमेंट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर उनका हायर स्टडी करवाई जाएगी। तो वो किसके साथ MOU साइन किया है, वो साइन किया है दोस्तों IDSR के साथ। अब ये IDSR क्या है, IDSR दोस्तों एक इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस है, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और इसका IDSR का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड रिसर्च। तो IDSR वो यहाँ पे ओमिटेड है, IDSR का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड रिसर्च। तो ये आपको याद रखना है। IDSR के साथ हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने क्या किया है, MOU साइन किया है, ताकि हमारे जो एयरमैन हैं भारतीय एयरफोर्स के वो उच्च स्टडी कर सकें। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि आकाशदीप प्रोग्राम एक इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है, आकाशदीप। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स का क्या है, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आकाशदीप, ये आपको याद रखना है। आकाशदीप नाम से उन्होंने योजना है, आकाशदीप। तो आकाशदीप योजना क्या है, ये मतलब लॉन्च किया गया था बेसिकली इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए, यानी सर्विस में रहते हुए उनको उच्च शिक्षा दी जाए, हमारे एयरमैन्स को जो है इसी, और काफ़ी सिविल का क्वालिफिकेशन भी जो रखते हैं उनको डिफेंस की जो है जानकारी दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए। इस तरीके से आकाशदीप प्रोग्राम है इंडियन एयरफोर्स का, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय एयरफोर्स के अध्यक्ष मैं आपको बता ही चुका हूं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली के अंदर। IDSR के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। इतनी बातें हो गई दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो भारत के लिए बहुत सी गर्व की बात है कि ये भारत के अंदर ही शुरू की गई है विश्व की सबसे लंबी डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन। अब ये डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन होती क्या है दोस्तों, ये ट्रेन एक्चुअल में पहले आपने देखी होगी मालगाड़ी जो है आप जनरली देखते हो इंडिया के अंदर, ये सिंगल इस तरीके से डब्बे होते हैं, डब्बे के ऊपर डब्बा और आगे इंजन होता है। लेकिन डबल स्टैक का मतलब है इस तरीके से, ये डब्बे के ऊपर फिर डिब्बा, यानी कंटेनर के ऊपर कंटेनर, इसको बोलते हैं डबल स्टैक कंटेनर। तो इस तरीके की जो ट्रेन है ये पहली बार 1984 के आसपास अमेरिका के अंदर, USA के अंदर चलाई गई थी। तो ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ये नया कॉन्सेप्ट है कि पहली बार डबल स्टैक जो ट्रेन चलाई गई है, जो कि मालगाड़ी है, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन 1984 के अंदर USA में स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन इंडिया के अंदर अब स्टार्ट की गई है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी है ये, अभी जो भारत में स्टार्ट की गई है विश्व की सबसे लंबी है। तकरीबन इसकी लंबाई जो है वो 1.5 किलोमीटर है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर लंबी है। ये विश्व में कहीं नहीं है, तो ये इंडिया में है। 1.5 किलोमीटर लंबी को हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 7 जनवरी को इनॉग्रेशन इसका वर्चुअली किया गया है। 306 किलोमीटर का रूट ये तय करेगी, 306 किलोमीटर का रूट
तय करेगी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी डबल स्टैक जो ट्रेन है वो कितने किलोमीटर के लिए चलेगी? 306 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपको। 306 किलोमीटर का ये क्या करेगी? सफ़र तय करेगी। और किसके बीच में चलाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू रेवाड़ी हरियाणा से लेकर के न्यू मादर राजस्थान में, इस सेक्शन में चलाई जाएगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट रोड इसके अंदर वर्ल्ड का फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल बनाया गया है, 1.5 किलोमीटर का, आपको बता चुका हूँ मैं। भारत के अंदर चलाई है। किसके किसके बीच में? न्यू रेवाड़ी स्टेशन हरियाणा में पड़ता है। ये हरियाणा से लेकर के राजस्थान में, राजस्थान का ये जुड़ेगा राजस्थान का न्यू मादर स्टेशन को, जो कि राजस्थान के अंदर है। तो ये 306 किलोमीटर का लंबा सफ़र है जो ये ट्रेन कवर करेगी। तो इतनी बातें होगी इसके अंदर दोस्तों, ये आपको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन बन रहे हैं आज, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। विश्व की सबसे लंबी, तो हमने देखा पहले विश्व की सबसे बड़ी रिपोर्ट, अब देखिए विश्व की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है आपसे? विश्व का सबसे बड़ा, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो ये अगेन इंडिया के अंदर ही बनाया जा रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट। फ्लोटिंग क्या होता है? तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट, यानी सोलर प्लांट जो है बनाया जा रहा है। और ये प्लांट की कैपेसिटी है दोस्तों 600 मेगावाट। ये भी आपको याद रखनी है, 600 मेगावाट का ये प्लांट लग रहा है। और ये प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है दोस्तों? ये लगाया जा रहा है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के ओमकेश्वर बांध पर, ओमकेश्वर बांध, तो ये आपको जरूर याद रखना है बांध का नाम, क्योंकि ओमकेश्वर बांध पर क्या बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट ओमकेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी पर बना हुआ है ओमकेश्वर बांध। खांडवा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट। तो इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। 2000 हेक्टेयर जो वाटर एरिया को उसके अंदर कवर किया जाएगा। इतने बड़े एरिया के अंदर जो है बनाया जाएगा, 3 बनाया जा रहा है। और ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2022-23 में, जो पावर जनरेशन का काम शुरू कर देगा, बिल्कुल बनाया जा रहा है। और 3000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, भूकंप से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने हाल ही में किस देश को 30.66 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इंडिया ने घोषणा की है किस देश को देने की? तो ये एक जनरल क्वेश्चन बनता है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन वाली बात नहीं है कि नेपाल को आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है, 30.66 करोड़ नेपाली रुपीस। और भारत की अगर मैं बात करूं तो 19.21 करोड़ रुपए बनते हैं नेपाल को रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वहाँ पे जो भूकंप आया था उसकी वजह से जो डैमेज हो गए थे स्कूल, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, दोबारा पुनर्निर्माण के लिए ये जो है इसका चेक दिया गया है। और इसमें इतनी बात है, कुछ खास बात नहीं है। नेपाल का आपको, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है तो हम उसकी सहायता करते रहते हैं। नेपाल के बारे में आपको पीएम उसका पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। पीएम ऑफ नेपाल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, केपी शर्मा ओली। तो ये आपको याद रहना चाहिए, केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं विद्या देवी भंडारी जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। कैपिटल जो है काठमांडू है। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर हो गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश का पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर क्या हो गया है? तब्दील हुआ है, कन्वर्ट हो गया है। तो ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देश का पहला है, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो दोस्तों ये वाला जो बैंक है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा बैंक है। एसएमसीबी शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। और इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक। ये ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसको क्या कर दिया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। तो
ये इनको लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है और ये अपनी कैरी आउट करेंगे जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। अप्रैल 2021 से ये अपना बिजनेस शुरू कर देगी शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो इसमें इतनी ही बात है। सहारनपुर यूपी के अंदर इसका हेडक्वार्टर हेड ऑफिस है। चेयरमैन फिलहाल के यशवीर कुमार गुप्ता जी हैं। तो हाल फिलहाल में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो बैंकिंग का, एसएससी का, तो आपको ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो देश का पहला है इसलिए अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन जो है जो अचानक पूछ लिए जाते हैं, इसमें कुछ एक अच्छी बातें हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसके यंगेस्ट, अभी तक के यंगेस्ट जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कपूर जी को अभी तक के ये यंगेस्ट हैं। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, यानी इससे भूतपूर्व, ये भी आपको याद होना चाहिए, PR वेंकटराम राजा, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, PR वेंकटराम राजा। तो इससे पहले ये थे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष अभी नए बना दिए गए हैं संजय कपूर जी को। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। 45 साल के युवा खिलाड़ी हैं और इनको क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का। तो इसमें कुछ खास और भी बातें नहीं हैं। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन आपको पता होना चाहिए, इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु। और 1951 के अंदर जो है इसको स्थापना इसकी की थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि RBI के मैनेजर R गिरिधरन ने अपनी पहली किताब किस नाम से लॉन्च की है? तो RBI के मैनेजर R गिरिधरन ने, तो ये R गिरिधरन जो है काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है राइट अंडर योर नोज, ये नाम की बुक लिखी है। और ये काफ़ी मल्टीपल जो है पर्सनैलिटी आप कह सकते हो, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। तो ये उनकी डेब्यू बुक है राइट अंडर योर नोज। ये एक तरह का नोवेल है जिसमें एक वुमन की हत्या हो जाती है और ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। R गिरिधरन RBI के मैनेजर होने के साथ साथ वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्या हैं, कमेंटेटर भी हैं और काफ़ी सारी जो हैं वो वनडे, इंटरनेशनल और वर्ल्ड कप मैचेस में भी कमेंट्री कर चुके हैं। तो एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी हैं दूरदर्शन के, इसलिए मैंने कहा कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। R गिरिधरन जी ने अपनी पहली किताब राइट अंडर योर नोज लिखी है। RBI से जुड़े हुए हैं क्योंकि RBI के ये क्या हैं, मैनेजर हैं। तो इसमें इतनी सी बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभी बना दिया गया है AK गोस्वामी जी को। AK गोस्वामी जी को अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट जो है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं बना दिए हैं AK गोस्वामी को। AK गोस्वामी ने, इनका पूरा नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। इन्होंने चीफ जस्टिस का पद संभाला है आंध्र प्रदेश के और अभी से कार्यभार इनका सौंप दिया गया है। इसमें कोई खास बात नहीं है। आने वाला क्वेश्चन आपके हम डिस्कस कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त, अगर हाल ही में एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन फिर से बुक पर है। तो इंडिया 71 ईयर टेस्ट जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये पुस्तक लॉन्च की है हमारे हेड ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, हेड कोच जो हैं वो है रवि शास्त्री जी ने इन्होंने लॉन्च की है। तो ऑलराउंडर भी रहे हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के। तो इन्होंने इंडिया 71 ईयर टेस्ट जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये बात जो है बुक लॉन्च की है और ये बुक लिखी है R कौशिक जी ने। R कौशिक पहले भी सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की है। ये डिस्क्राइब करती है बुक जो 12 टूर 1947 से 48 के दौरान और 78 तक के दौरान जो हैं इन्होंने निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया पे और वहाँ पे जीत हासिल की है। वो सारी पिक्चर इसके अंदर हैं और बहुत सारी जर्नी की चीज़ें हैं। तो कैसे मतलब वहाँ पे इन्होंने जीत हासिल की, क्या संघर्ष रहा, ये इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में है। तो ये सारी बुक्स हैं इसके बारे में जो लिखी गई हैं R कौशिक जी ने, रवि शास्त्री जी ने इसको लॉन्च किया है।
तो इसमें इतनी सी बात है, कुछ खास और बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके के संपूर्ण विश्लेषण के साथ वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।